वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज इस सीरीज़ में हम सॉल्व करने वाले हैं 13 सितंबर 2017 का थर्ड 3 PM वाला एग्ज़ाम पेपर। ये जो सुबह की शिफ्ट वाला 13 सितंबर का एग्ज़ाम पेपर था वो आपका सेम टू सेम पेपर आया था 12 सितंबर के 3 बजे के आपके पेपर के तरह। तो वो हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि सेम टू सेम 1 to 100 क्वेश्चन एकदम सेम थे, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रहे। तो आज कौन सा सॉल्व करेंगे हम? पुलिस कांस्टेबल का पेपर 13 सितंबर 2017 का। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पहला कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। क्या नाम है उसका? महर्षि पाणिनि एवं संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय इसका नाम है। और इसकी स्थापना करी गई थी 2008 में। इसकी स्थापना करी गई थी 2008 में। कहाँ पर? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में पहले संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? उज्जैन में। उसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना करी गई थी 2008 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? वो नदियाँ निकलती हैं आपकी नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? इनका जन्म हुआ है उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले बात करते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में भी अगर साहित्य में पारंगत हैं तो उनको ये दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बार यानी कि 7 बार ये पुरस्कार मिला है हिंदी और कन्नड़ भाषा को। कौन कौन सी को? हिंदी और कन्नड़ भाषा को मिला है 7 बार। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है? सिर्फ कन्नड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अगर हिंदी आपके ऑप्शन में होता तो या तो आपके ये दोनों ऑप्शन में पूछा जाता। अगर हिंदी आपके ऑप्शन में होता तो दोनों ही यहाँ पर उसके आंसर होते। दोनों को कितनी बार सम्मानित किया गया है? 7 बार सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता है? तो जो आगा खान पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? वास्तुकला के लिए। वास्तुकला में क्या होना चाहिए? उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए। जो वहाँ पर एरिया बना हुआ है जिसको पुरस्कार दिया जाना है उसका डिजाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका डिजाइन होना चाहिए। उसका सामाजिक आवास होना चाहिए। सामुदायिक विकास होना चाहिए उसका। मुस्लिम समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको देखा गया है। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है इन 4 ऑप्शंस में से स्लम नेटवर्किंग इंदौर को। किसको दिया गया है? स्लम नेटवर्किंग इंदौर को। और इनको ये आगा खान पुरस्कार इसको कब दिया गया है? स्लम नेटवर्किंग को इसको दिया गया है 1996 और 1998 का।
1996 और 1998 का जो आगा खान पुरस्कार है वो स्लम नेटवर्किंग इंदौर को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किस देश की संसद निर्माण में सहायता की है। तो भारत ने जिस देश के संसद निर्माण में सहायता की है वो देश है आपका अफगानिस्तान। वो देश कौन सा है आपका? अफगानिस्तान। एक बार और अभी वहाँ पर किसकी सरकार बन गई है? वहाँ पर अभी भी तालिबान की सरकार बनी हुई है। किसकी सरकार बनी हुई है? तालिबान की सरकार बनी हुई है। पहले भी तालिबानियों ने वहाँ पर बम से संसद को उड़ा दिया था धमाके में, तो संसद वहाँ पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। फिर उन्होंने जो अफगानिस्तान की सरकार थी द्वारा बनी, उनको फिर संसद की ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर उन्होंने संसद की नींव इंडिया के मदद के साथ रखी थी। वो कब रखना प्रारंभ हुई थी? 2005 में। इस वक्त हमारे पीएम कौन थे? उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे उस वक्त प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह थे। ये कब पूरी हुई? इसका निर्माण कब पूरा हुआ? 10 साल में, यानी कि 2015 में। और अब हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। मतलब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुआ कार्य इसका, और 2015 में जाके कंप्लीट हुआ। जो अफगानिस्तान की संसद है उसको भारत की एक एजेंसी द्वारा किया गया है। वो एजेंसी का नाम क्या है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है CPWD, उसने संसद के निर्माण में सहायता की है। किस देश की संसद के निर्माण में? अफगानिस्तान की संसद के निर्माण में सहायता की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि एल्केलॉयड कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो एल्केलॉयड कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका नीमच में। एल्केलॉयड कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका नीमच में। नीमच में अफीम फैक्ट्री की स्थापना करी गई थी। किसकी? अफीम फैक्ट्री की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। नीमच में अफीम फैक्ट्री की स्थापना कब करी गई थी? 1 अप्रैल 1965 को। और वहाँ पर एल्केलॉयड की स्टार्टिंग कब से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 6 अक्टूबर 1976 से। एल्केलॉयड की स्टार्टिंग कब से हुई थी? 6 अक्टूबर 1974 से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि ये क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पर पेपर में भी ऐसे ही आया था। ये क्या क्वेश्चन दिया है कि 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर द्वारा दिए गए प्रभावशाली प्रदर्शन का नाम क्या था। तो 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर द्वारा कौन सा पदक जीता गया था। ये पदक जीता गया था आपका कांस्य पदक। ये किस खेल के लिए जीता गया था। ये जीता गया था जिम्नास्टिक के लिए। किसके लिए जीता गया था। जिम्नास्टिक के लिए ये पदक जीता गया था। कांस्य पदक 2016 के रियो ओलंपिक में किसके द्वारा, दीपा कर्माकर द्वारा। अब इसमें यह पूछा है कि प्रभावशाली प्रदर्शन उन्होंने किया किस चीज में था। जिम्नास्टिक में भी किसमें किया था उन्होंने, जिम्नास्टिक में किया था प्रोदोनोवा वॉल्ट में। जो प्रोदोनोवा वॉल्ट होता है ये सबसे कठिन वॉल्ट होता है। क्या होता है, सबसे कठिन वॉल्ट होता है। और कठिनाई के सूचकांक में इसका जो कोड रहता है वो क्या रहता है, 7। कठिनाई का इसका सूचकांक कितना रहता है, प्रोदोनोवा वॉल्ट का 7 इसका सूचकांक रहता है। तो ये प्रोदोनोवा वॉल्ट में ही दीपा कर्माकर द्वारा 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि विजय अमृतराज किससे संबंधित हैं। तो विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का जो पहला अंतः समुद्री संग्रहालय है ये किसके अंदर है आपके, ये है आपके INS कुरसुरा के बीच में। किस पर स्थित है, INS कुरसुरा। ये जो आपका पनडुब्बी है ये रिटायर पनडुब्बी है, किसके द्वारा, नौसेना द्वारा रिटायर पनडुब्बी है INS कुरसुरा।
जिस पर समुद्र के अंदर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका आर के बीच। कहाँ पर है? आर के बीच विशाखापट्टनम में। कहाँ पर स्थित है? आर के बीच विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी क्वेश्चन में कि भारत का पहला अंतर समुद्री जो संग्रहालय है वो किस राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अगर जगह पूछी गई है तो वो जगह हम बता दी विशाखापट्टनम में, आर के बीच पर है। और ये स्थापित कब किया गया है? ये जो संग्रहालय है इसकी स्थापना करी गई है 2002 में। इसकी स्थापना कब करी गई है? 2002 में INS कुरसुरा में ये संग्रहालय को स्थापित किया गया है। ये क्या है? ये नौसेना द्वारा रिटायर पनडुब्बी है। क्या है? नौसेना द्वारा रिटायर पनडुब्बी है ये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो ये हाल ही में सबसे लास्ट में भारत ने जो एशियाई खेलों की मेजबानी की है वो कब की है? वो की है 1982 में। 1982 में भारत द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी करी गई थी। और जो फर्स्ट एशियाई खेल थे वो भी कहाँ पर हुए थे? वो भी इंडिया में हुए थे। फर्स्ट एशियाई खेल कब से प्रारंभ हुए थे? 1951 में पहला एशियाई गेम हुआ था। ये पहला एशियाई खेल हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये भी आपका इंडिया में हुआ था। तो ये भी आपके किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा के साथ साझा करते हैं? तो गोवा के साथ इनमें से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो दो राज्य वो हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं? कर्नाटक है और महाराष्ट्र। ये दो राज्य हैं जो गोवा के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए और भी बात कर लेते हैं। भाग तो आपके 22 हैं। अनुसूची कितनी है? अभी अनुसूची हैं 12। और टोटल आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कितने हैं? अभी अनुच्छेद हैं 448। अगर बात करते हैं संविधान जब और बना था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इनकी संख्या क्या थी? भाग तो थे 22, अनुसूचियां थी 8 और आर्टिकल थे 395। 4 अनुसूचियां यहाँ पर ऐड हो गई हैं और ये आर्टिकल भी यहाँ पर कुछ ऐड हो गए हैं। कितने? 48 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 53 आर्टिकल यहाँ पर और ऐड हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है आपसे कि भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? तो यह हो जाएगा आपका 22 भाग समाविष्ट हैं भारत के संविधान में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि जयललिता की मृत्यु के बाद AIADMK के महासचिव के तौर पर किन्हें सफलता मिली है? तो जयललिता की मृत्यु के बाद जो AIADMK की महासचिव बनी हैं वो हैं शशिकला नटराजन। शशिकला नटराजन कौन है? शशिकला नटराजन जयललिता की सहेली थी। कौन थी? शशिकला नटराजन जयललिता की सहेली थी और ये इनकी फोटोग्राफर हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? फोटोग्राफर हुआ करती थी। फोटोग्राफर के बाद में ये इनकी सहेली बन गई और उसके बाद ये AIADMK के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव के पद पर ये बैठ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयललिता के बाद कौन बना AIADMK का महासचिव? वो है शशिकला नटराजन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है? ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहले महिला अध्यक्ष कौन है? इसका सिंपल सा आंसर है मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो है आपकी मीरा कुमार। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? इनमें से किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इनमें से ऑप्शन है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है।
ये एक अभिन्न अंग है किसके, अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग हैं। इनका जब जब अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई भी नाम लिया जाएगा वहां पर विक्रम साराभाई का नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, इसमें से हमको एक विषम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एक विषम ज्ञात करना है। विषम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए रिलेशन क्या देखेंगे इसमें, 2 और 8 में रिलेशन क्या है कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसी तरीके से 5 125 में क्या रिलेशन है, 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125 होता है, यानी कि घन। इसी तरीके से 3 का क्यूब आपका क्या होता है, ये भी होता है आपका 27। तो जो और यहाँ 4 का क्यूब क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब होना चाहिए 64, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया है 32 दिया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इनमें से एक विषम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इनमें से एक विषम ज्ञात करना है। इनमें से एक विषम कौन सा हो जाएगा, पानी, इंक, ब्रश या फिर पेंट। तो ये जो पानी है, स्याही है और पेंट है, ये तीनों आपके किस अवस्था में रहते हैं, ये तीनों रहते हैं तरल अवस्था में। किस अवस्था में, तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में रहते हैं। और जो ब्रश है वो एक चीज का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से विषम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ब्रश। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 सिक्के हैं जिनको एक साथ उछालने के पश्चात एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 सिक्कों को जब आप एक साथ उछालेंगे तो पहले सिक्के पर या तो हेड आएगा, दूसरे पर हेड आएगा। पहले सिक्के पर या तो हेड आएगा, दूसरे पर टेल आएगा। पहले सिक्के पर या टेल आएगा, दूसरे पर हेड आएगा, या फिर पहले सिक्के पर टेल और दूसरे पर भी टेल आएगा। ये 4 प्रोबेबिलिटी आपके निकल के आती हैं, ये 4 प्रायिकता यहाँ पर निकल के आती हैं। इन चारों में से हमें क्या पूछा है कि एक शीर्ष के आने की संभावना क्या है, यानी कि एक हेड कहाँ हो सकता है। तो एक हेड किन कंडीशन में है, एक इसमें और एक इसमें। तो टोटल कितनी कंडीशन है, टोटल दी है 4। 4 में से 2 में कितना हो सकता है, एक हेड हो सकता है। तो यहाँ से जब इसको अपन काटेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि क्लास को किससे कोडेड किया गया है, BJXON से। क्लास को किससे कोड किया गया है, CLASS को कोड किया गया है BJXON से। किससे कोड किया गया है, इसको थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कैसे लिखा, हमने ये लिखा CLASS का जो कोड है वो क्या दिया है, BJXON दिया है। हमको किसका कोड निकालना है, हमें कोड निकालना है यहाँ पर रेडियो का। किसका कोड निकालना है, RADIO का कोड यहाँ पर निकालेंगे। अब देखते हैं यहाँ इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन क्या दिया है इनके बीच में। तो चलिए देखते हैं। पहले में क्या दिया है आपका -1 करके दे दिया है। दूसरे में L से 2 अंक पीछे J रहता है, A से 3 अंक पीछे X रहता है, S से 4 अंक पीछे O रहता है, और S से 5 अंक पीछे आपका क्या रहता है, N। इसी तरीके से यहाँ रिलेशन देखेंगे तो इसमें से -1 करेंगे तो आपका यहाँ क्या अक्षर आना चाहिए, Q। इसमें से -2 करेंगे, यहाँ क्या आना चाहिए आपका, बाय। D में से -3 करेंगे तो यहाँ क्या अक्षर आना चाहिए आपका, A। इसी तरीके से I में से क्या करेंगे, -4 करेंगे तो यहाँ अक्षर आना चाहिए आपका E। और O में से क्या करेंगे, -5 करेंगे तो यहाँ क्या अक्षर आना चाहिए आपका, अल्फ़ाबेट J। ये सब आपके यहाँ पर सॉल्व हो गई। इसी आधार पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्या आ गया, Q/AEJ। Q/AEJ आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 16 युवकों की एक पंक्ति में, क्या दिया है, 16 युवकों की एक पंक्ति में जब गिरीश को बाएं और 2 स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 7वां हो गया। ये कितने टोटल कितने नंबर हैं इसमें, टोटल संख्या कितनी है, 16। टोटल संख्या कितनी है, 16।
अब बाएं इसको अगर ट्रांसफर किया जा रहा है इधर की साइड, तो अब इसकी पोजीशन कितनी हो रही है, 7 हो रही है। अगर 7 पोजीशन इसकी अब है तो 2 अंक 2 स्थान बिना स्थानांतरित किए इसकी पोजीशन यहाँ पहले कितनी होनी चाहिए थी, 9, 2 हमने इसमें जोड़ दिया, 9वीं पोजीशन होनी चाहिए थी। अब हमें पूछा है कि दाहिनी तरफ से उसका पूर्व स्थान क्या था। पूर्व में भी किस पोजीशन पे था, बाएं से 9वें स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे के आदमियों की संख्या निकाल लेंगे, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे। इसके पीछे आदमी कितने होंगे, 7। कितने आदमी होंगे इसके पीछे, 7। हमें पूछा है कि उसकी संख्या क्या थी यहाँ पर, तो इसकी खुद की पोजीशन भी इस 7 में जोड़ेंगे तो पोजीशन इसकी कौन सी हो जाएगी, 8वीं। दाएं से इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, यहाँ से 8वीं पोजीशन हो जाएगी। तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इसमें एक क्रम दिया है, यहाँ से इसमें एक गलत संयोजन हमको पहचानना है कि गलत यहाँ कौन सा दिया गया है। तो गलत कैसे दिया है उसको हम पहचानेंगे। ये ऑप्शन दिया है आपके 4, 23, 60, 123 और 212। गलत कैसे निकालेंगे यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। 4 क्या हो जाएगा, 4 में 23 में क्या रिलेशन निकल के आएगा, ये हमने किया 2 क्यूब में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। इधर 3 क्यूब में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 23 मिल जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 में से 4 को माइनस किया 4 मिल गया। 3 का क्या क्यूब क्या होता है 27, 27 में से 4 को माइनस किया 23 मिल गया। इसी तरीके से ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4, मतलब 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 को माइनस किया 60 मिल गया। अगला क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 में से 4 को माइनस करेंगे, नंबर क्या आना चाहिए था यहाँ पर 121। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था 6 का क्यूब माइनस 4, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 में से 4 को माइनस किया 212, ये भी सही है। गलत कौन सा निकला 123, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलत कौन सा है 123 है। 123 ना हो के यहाँ पर नंबर कौन सा होना चाहिए था 121, तो ये सीरीज क्या होती एकदम राइट हो जाती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर भी हमें गलत संयोजन पहचानना है। गलत संयोजन कैसे पहचानेंगे, इसमें से देखिए 3 दिया है, 8, 15, 24, 35, 49, इसमें क्या रिलेशन दिया है, ये दिया है 3 आपका, ये 8, ये 15, ये 24, ये 35 और ये 49। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सारे में छोटी छोटी संख्याएं हैं तो डिफरेंस ही निकलेगा। इसमें डिफरेंस है 5 का आपका, इसमें डिफरेंस है 7 का, इसमें डिफरेंस है आपका 9 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका 11 का। तो इसी सीरीज के हिसाब से यहाँ डिफरेंस भी क्या चाहिए हमको 13 का। अब चेक कर लेते हैं। 3 में 5 को ऐड किया 8 आया, ये सही है। 8 में 7 को ऐड किया ये 15 आया, ये भी सही है। 15 में 9 को ऐड किया 24 आया, सही है। 24 में 11 को ऐड किया 35 आया, सही है। 35 में 13 को ऐड किया, ये नंबर यहाँ कौन सा होना चाहिए था, नंबर होना चाहिए था 48। नंबर कौन सा होना चाहिए था 48, लेकिन हमें क्या दिया है 49। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ये अक्षर दिए हैं, इनके हिसाब से हमको एक सही वर्ड जो बन रहा है क्या दिया है, शब्द का एक अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्याकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा इंगित रूप में अक्षरों को एक सही क्रम देता है। चलिए देख लेते हैं। पहले इन सारे अक्षरों के आधार पर हम क्या बना लेते हैं, इनके वर्ड लिख लेते हैं। पहले 5 लिखा है, 5 का कोड यहाँ क्या दिया है एन दिया है। फिर लिखा है 3, 3 का कोड यहाँ दिया है ई। फिर दिया है 2, 2 का कोड यहाँ दिया है एल। 4 दिया है, 4 का कोड कितना है यहाँ पर एम। 6 का कोड क्या दिया है ए और 1 का कोड क्या दिया है टी। इसी तरीके से सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में फर्स्ट वर्ड क्या दिया है 2 दिया है, 2 को कोड किया है एल से। अगला है 6, 6 को कोड किया है ए से। अगला है 4, 4 को कोड किया गया है एम से। अगला है 5, 5 को कोड किया गया है एन से। अगला है 3, 3 को कोड किया गया है ई से। एक अक्षर बचा वो है टी आपका, हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया। अगला दिया है आपका
324651। 3 का कोड है E, 2 का कोड है L, 4 का कोड है आपका M, 4 के बाद क्या है 651, 6 का कोड है A और 5 का कोड है N और 1 का कोड कितना दिया है T। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है 435162। 4 का कोड क्या दिया है M, 3 का कोड है E, 5 का कोड है आपका 5 का कोड यहाँ पर दिया है N, 1 का कोड दिया है T, 6 का कोड दिया है A और 2 का कोड दिया है L। NELMAT ये कोई वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा। अगला LAMNET लेमनेट, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अगला दिया है LEMANT एलमेंट, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका क्रॉस। तो जो लास्ट ऑप्शन बचा वो है आपका मेंटल, जो कोड है आपका ऑप्शन नंबर 4 का, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये लुप्त संख्या चुनकर हमको श्रृंखला पूरी करनी है। कौन सी संख्या आएगी? ये संख्या क्या दी है आपकी? ये संख्या दी है आपको 10 का क्यूब। ये संख्या क्या दी है? ये संख्या दी है आपको 9 का क्यूब। ये संख्या क्या दी है? ये दिया है आपका 8 का क्यूब। और ये संख्या क्या दी है? ये दिया है आपका 6 का क्यूब। तो इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 7 का क्यूब, और 7 के क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 343। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी हमें ये मिसिंग संख्या देखनी है। कौन सी होगी मिसिंग संख्या? देखिए इनमें रिलेशन क्या दिया है? एक सिक्वेंशली संख्या जोड़ी गई है। वो संख्या कौन सी जोड़ी गई है? वो जोड़ी गई है आपकी 111। देखिए इसमें रिलेशन इस तरीके से भी ना आप देखें तो क्या देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट वर्ड 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अगला वर्ड यहाँ क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से हमने देख लिया दूसरा वर्ड यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। अगला वर्ड है 4, 5, 6 और 7, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा 8। तो 5, 7, 8 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में। सिंपली आप 467 में 111 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 5। ये भी आप सिंपल यहाँ से अपना सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये सीरीज हमको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कैसे करेंगे देखते हैं। ये संख्या क्या दी है आपको? 11 का स्क्वायर। ये संख्या क्या दी है आपको? 12 का स्क्वायर। ये संख्या आपको क्या दी है? 13 का स्क्वायर। और ये संख्या क्या दी है आपको? 15 का स्क्वायर। तो बीच में कौन सी संख्या में से है? यहाँ से 14 का स्क्वायर। 14 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 196। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है कि अर्जुन पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार हमें सभी को पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किस में दिया जाता है? किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि जयपुर को कोड किया गया है इससे, तो कन्याकुमारी को कैसे कोड करेंगे? तो जयपुर का कोड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जयपुर का कोड लिखा है JAIPUR को कोड लिखा गया है KBJQVS। तो हमको किसका कोड निकालना है? हमको कोड निकालना है कन्याकुमारी का। KANBAKUMARI का हमको कोड निकालना है। चलिए रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है? इनमें सब में एक अक्षर बाद दिया है। जे के बाद आता है K, A के बाद आता है B, I के बाद J, P के बाद Q, U के बाद V और R के बाद S। मतलब सब में क्या किया गया है? +1। तो इन सब में जब हम +1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? K के बाद आ जाएगा L, A के बाद आ जाएगा B, N के बाद आ जाएगा O, Y के बाद आ जाएगा Z, A के बाद B, K के बाद L, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B, R के बाद S और I के बाद J। वर्ड क्या बनेगा आपका? इस तरीके से बनेगा LBOZBLVNVSJ। ये आपके कौन से नंबर के ऑप्शन में दिया है?
ये दिया है आपके, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, लास्ट में VSJ लिखा है। और ये आपका स्टार्ट है LBO से, सब में ये LBM से स्टार्ट है, तो ये तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत। जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका कोड पर ही रिलेटेड है। क्या दिया है कि सीन का कोड दिया है SCENE का कोड यहाँ पर क्या दिया गया है TDFOF, ये कोड दिया है। तो हमको किसका कोड निकालना है, क्लाइमेट का, CLIMATE का कोड निकालना है। इसमें भी जब हम रिलेशन देखा तो क्या गया है, S के बाद T आता है, C के बाद D, E के बाद F, N के बाद O और E के बाद F, मतलब यहाँ भी सब में क्या किया गया है, +1 किया गया है, इनमें सब में +1 कर देते हैं। तो C के बाद क्या आएगा D, L के बाद क्या आएगा M, I के बाद J, M के बाद N, A के बाद B, T के बाद U और E के बाद F। तो ये क्या आ जाएगा आपका DMJNVUF। लास्ट में F कौन से में है आपके, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, ये भी कोड पर रिलेटेड है कि यदि इसको फायर बोला गया है, इसको मून बोला गया है और इसको सन बोला गया है, इसका अर्थ है वाटर, इसका अर्थ है स्नो, तो इस हिमा का अर्थ है एयर और अनिल का अर्थ है अर्थ, तो इनमें से कौन सौर मंडल के केंद्र में है। तो हम जनरली देख लेते हैं कि सौर मंडल के केंद्र में कौन है। सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य। सूर्य को क्या बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं सन। और सन का कोड यहाँ पर क्या दिया है, सन का कोड दिया गया है यहाँ पर वारी। क्या कोड दिया गया है, सन का वारी, जो कि आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तबला का वादक नहीं है। तो किशन महाराज एक तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन भी एक फेमस तबला वादक हैं और निखिल घोष भी एक फेमस तबला वादक हैं। लेकिन शिव कुमार शर्मा जो हैं ये हैं आपके एक संतूर वादक। कौन है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। तो ये जो तबला वादक नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि कल के पश्चात वाला दिन रविवार है तो कल के पूर्व वाला दिन क्या होगा। ये हमने ले लिया आज। यहाँ पर किस कल की बात करी गई है, आप इंग्लिश में देखिए, टुमारो यानी कि आने वाले कल की। तो आने वाले कल के बाद जो अगला दिन है वो कौन सा हो जाएगा, रविवार यानी कि संडे। तो पूर्व कल यानी कि जो पिछला हुआ कल था, तो कल के पूर्व कौन सा दिन हो, जो पिछला कल था उसके पूर्व वाला दिन कौन सा होगा। अगर ये संडे है तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आज के दिन कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार से पहले आता है गुरुवार और गुरुवार से पहले आता है बुधवार। तो पिछले कल से पूर्व कौन सा दिन निकल के आएगा आपका, इसका बुधवार निकल के आएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि महाराष्ट्र में कौन सा शहर NH44 से गुजरता है। तो NH44 कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है आपका श्रीनगर से और कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है NH44। और इस लाइन में जो आपका बीच में आता है वो आता है नागपुर। कौन सा बीच में आता है, NH44 पे बीच में नागपुर आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि किस शहर को अरब महासागर की रानी बोला जाता है। तो अरब महासागर की रानी किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है आपको कोच्चि बंदरगाह को अरब महासागर की रानी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कोच्चि को अरब सागर की रानी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी आपका कोड पर आधारित है कि एक खास कोड भाषा में इसका अर्थ दिया है, ये रॉन इज क्राइंग, इसका अर्थ दिया है हैरी इज लॉफिंग, इसका अर्थ दिया है रोमा लॉफिंग टू। तो इस कोड भाषा में PIN किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन सा वर्ड, PIN। अब PIN आपका दिया किस में है, PIN दिया है यहाँ पर। इसका
इसमें जो कॉमन है वो कौन सा वर्ड दिया है, कॉमन है आपका यहाँ पर सोम कॉमन है, यहाँ पर सोम कॉमन है, तो इन दोनों में जो वर्ड कॉमन दिया है वो कौन सा दिया है आपका लॉफिंग। ये यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। अगला वर्ड दिया है आपका यम, यम यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है, और दोनों जगह इसमें जो कॉमन है वो है आपका इज। क्या है कॉमन, इज है। तो बचा यहाँ पर क्या, पिन, और इधर कोड इसका क्या बचा, हैरी। कोड क्या बचा यहाँ पर इसका, हैरी इसका कोड बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। कथन क्या दिया है, कुछ आभूषण स्वर्ण नहीं होते हैं। कुछ आभूषण, यहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट ले लिए हमने, इसमें से ये कुछ आभूषण हैं ये गोल्ड नहीं है। अगला दिया है कि कुछ चूड़ियां आभूषण नहीं है, ये आभूषण को हमने ये मान लिया ए। अब इनमें से कुछ चूड़ियां हैं वो आभूषण नहीं है, तो ये जो चूड़ियां पोर्शन है ये आभूषण नहीं है वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो इनमें से हम यहाँ पर मैच करेंगे, निष्कर्ष कौन से होंगे। तो पहले तो इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें किसके दिए हैं, नहीं वाले दोनों कथन दिए हैं, और यहाँ पर एक भी निष्कर्ष में हमें नहीं दिया। तो ये दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। कथन क्या दिया है यहाँ पर कि कोई प्लेट बोतल नहीं है। तो कोई भी जो प्लेट है वो क्या नहीं है, बोतल नहीं है। इस तरीके से हमने इसके बीच में रिलेशन बना दिया। अब दिया है कि कुछ बोतल टिश्यू हैं। कुछ बोतल को क्या किस में मिला दिया हमने, टिश्यू में मिला दिया। इस तरीके से ये रिलेशन बन गया। अब दिया है कि कुछ, निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ प्लेट टिश्यू है। प्लेट और टिश्यू के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये क्या कर देंगे हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अगला दिया है कि कुछ टिश्यू प्लेट नहीं है। तो टिश्यू का जो इतना सा कनेक्शन है ये किससे है, यहाँ पर बोतल से है, और बोतल पूरी की पूरी क्या नहीं है, यहाँ पर प्लेट नहीं है। तो ये बोतल का जो इतना सा पार्ट होगा ये क्या होगा, ये ये प्लेट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आपका। तो आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा कि ऑप्शन नंबर आपका निष्कर्ष जो सेकंड है वो यहाँ पर अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित ही है। क्वेश्चन दिया है कि सभी शैम्पू साबुन है। तो सभी शैम्पू को किस में ले लिया, साबुन में ले लिया। अगला दिया है कि कुछ शैम्पू तेल नहीं है। तो ये शैम्पू को, कुछ शैम्पू तेल नहीं है, तो ये ऑयल, हमने यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो शैम्पू नहीं वाला हो जाएगा। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा कि सभी तेल साबुन हैं। सभी तेल और साबुन का कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिया, तो ये क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। अगला दिया है कि सभी साबुन तेल हैं। तो साबुन और तेल का डायरेक्टली कोई भी रिलेशन हमें दोनों जगह ही नहीं दिया, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि कुछ रबल अंगूर नहीं है। क्या दिया है, कुछ रबल अंगूर नहीं है। ये रबल है और ये जो पोर्शन है ये अंगूर नहीं होंगे। इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अंगूर को हमने यहाँ क्या ले लिया, ये ग्रेप्स ले लिया, ये ग्रेप्स ले लिया। चलिए अगला क्या दिया है कि सभी जो रबल हैं वो आम हैं। क्या दिया है, सभी रबल आम हैं। सभी रबल को किसके अंदर कर दिया गया, आम, यानी कि ए हमने यहाँ पर ले लिया। निष्कर्ष मैच करते हैं कि कुछ आम अंगूर नहीं है। तो सभी जो रबल हैं वो क्या है, आम है। तो ये वाला पोर्शन दोनों में ही दिया है। किस में दिया है, दोनों में दिया है। तो ये वाले जो ग्रेप्स होंगे, ये वाले जो अंगूर होंगे वो भी आम नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट। अब दिया है कि सभी आम रबल हैं। तो सभी रबल को हम आम बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, गलत। सभी आम को हम रबल नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि √3 + √2 मल्टीप्लाई √3 + √2 एंड √3 - √2 और √3 - √2 इसका गुणनफल क्या निकल के आएगा। इसका गुणनफल चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 - √2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको एक और हम क्या लिख सकते हैं, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है तो √3 + √2 और √3 - √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस के √2 का होल स्क्वायर। ये कैसे किया, चलिए ये भी बता देते हैं। ये क्या हो गया आपका, चलिए इसको छोड़िए, इसको हमने मान लिया √3 को मान लिया A और √2 को मान लिया B, ये दोनों चीजें मान ली। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक हो जाएगा जी, ये लिखा है A + B और A + B, और ये क्या हो जाएगा A - B और A - B। अब इन दोनों को मिला के इसको हम क्या लिख सकते हैं, A² - B²। फिर इन दोनों को भी मिला के हम इनको क्या लिख सकते हैं, A² - B²। A² की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, A² की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और √2 के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ क्या कर देंगे 3 - 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 - 2। 3 - 2 कितना होता है 1, और 3 - 2 कितना होता है 1। 1 × 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें इस अगले यहाँ पर जो अगली आकृति आएगी वो क्या आएगी। अगली आकृति किस आधार पर निकालेंगे, देखिए पहले वाले में 4 जो आपके डॉट हैं वो खाली हैं, 5 डॉट भरे हुए हैं। दूसरे में भी आपके 5 भरे 4 खाली हैं, तीसरे में भी 5 भरे 4 खाली हैं, चौथे में भी 5 भरे 4 खाली हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें 4 खाली 5 भरे हैं, ये सही है। इसमें 3 खाली हैं 6 भरे हैं, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत, और ऑप्शन 4 भी जो होगा आपका गलत होगा। जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगली आकृति यहाँ पर कौन सी आएगी, क्या अगली आकृति यहाँ पर पूछी है तो कौन सी आएगी। चलिए इसमें आपका एरो ये जो लाइन है वो इस साइड में है, इसमें इस साइड में आ गई, इसमें इस साइड में है, तो अगले में कहाँ आनी चाहिए, इस साइड में। तो इस साइड में देखते हैं ऑप्शन 4 में दी है या 3rd में दी है, तो ऑप्शन 4 में किस साइड में दी है, हमें इस साइड में दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ इसका नीचे के लिए मुंह खुला है, इसका ऊपर के लिए, इसका ऊपर के लिए है, तो अगले में क्या हो जाएगा आपका नीचे के लिए खुला होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड मास द्वारा सॉल्व करेंगे। किसके द्वारा सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 1 - 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया, 4 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 3/4। तो इसकी वैल्यू पूरी क्या लिख सकते हैं हम 3/4। तो 2 अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 2 - 1। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में मूव कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 - 4/3। 2 - 4/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 6। 6 में से 4 को माइनस किया तो फिर से ये क्या आ गया आपका 2/3। कितनी आ गई यहाँ पर वैल्यू 2/3। चलिए इसकी वैल्यू हमको इतने की पूरे की वैल्यू क्या मिल गई 2/3। तो अब हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 - 1 डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा उल्टा, तो इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा 3 - 3/2। 3 - 3/2 की वैल्यू क्या होगी, 3 का मल्टीप्लाई किया 2 का मल्टीप्लाई किया इस 3 में, तो ये क्या हुआ 6। 6 में से 3 को माइनस किया कितना आया 3। 3/2 क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 1 /
3 बटे 2, 1 डिवाइड बाय 3 बटे 2 हो जाएगा। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अपोजिट हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 बटे 3 की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी यहाँ पर 2 बटे 3। 1 इंटू 3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 बटे 3। 2 बटे 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये दोनों वर्ग क्या किए गए हैं, अतिव्यापित यानी कि ओवरलैप करे गए हैं। तो ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी तो पहले में लाइनें किस तरीके से दी हैं, इस तरीके से, अगले में लाइनें किस दी हैं, इस तरीके से। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, क्रॉस वाला जो पोर्शन बन के आ जाएगा, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 विभिन्न पात्रों में 130 लीटर, 442 लीटर और 234 लीटर दूध रखते हैं। क्या किया गया है, 3 ये दूध रखे हुए हैं, इतने लीटर दूध 3 पात्रों में रखे हुए हैं। तो सबसे कौन सा बड़ा ऐसा पैमाना होगा जो सभी पात्रों को सही से मापने के लिए प्रयुक्त होगा। तो सबसे बड़ा पैमाना कौन सा निकल के आएगा, सबसे बड़ा पैमाना निकल के आएगा इनका HCF। इनका HCF जो होगा वो इन सभी को डिवाइड कर लेगा। तो HCF निकाल लेते हैं हम। HCF किस विधि से निकालेंगे, हम सिंपली गुणनखंड विधि से। तो किसका किसका निकालेंगे, 130 का, 442 का और 234 का। पहले ये किससे डिवाइड होंगे, पहले ये डिवाइड हो जाएंगे आपके 2 से। 2 से ये डिवाइड हुआ आपका 65 बार, ये डिवाइड हुआ आपका 2 से 2 से ये डिवाइड होगा आपका ये 2 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, ये डिवाइड होगा ये 1 बार, ये 1 बार और ये 7 बार। अब ये 3 संख्याओं में से ये 2 संख्याएं तो हमें दिख रही हैं, छोटी छोटी हैं, ये 13 के पहाड़े में आती हैं, तो ये तीसरी भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 13 से 65 डिवाइड होता है 5 बार, 13 से 117 डिवाइड होता है 9 बार, और 13 से जो 221 है ये आपका, पहले 13 से एक बार डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 9, और 13 7 कितना होता है 91। अब इन तीनों संख्याओं में से कोई भी डिवाइड नहीं होगी, तो इसका HCF जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। 2 इंटू 13 की वैल्यू क्या होती है 26। तो 26 लीटर जो आपका आंसर आएगा वही ऐसा पैमाना होगा पात्रों का जो इन तीनों को मापने के लिए एक सही तरीके से प्रयुक्त हो सकता है। तो जो है इनका HCF निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 26। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 दोस्त राम, रघु और राजेश जो हैं एक गोलाकार स्टेडियम में आसपास दौड़ते हैं और एक पूरा चक्कर क्रमशः 18, 30 और 36 सेकंड में लगाते हैं। तो कितने मिनट बाद वो शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ता है इनका लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इनका LCM हम यहाँ पर निकालेंगे। तो LCM भी निकाल लेते हैं हम इसका गुणनखंड विधि से। 18 का, 30 का और 36 का पहले हम डिवाइड करते हैं सबको 2 से। ये डिवाइड होगा 9 बार, ये डिवाइड होगा 15 बार और ये डिवाइड होगा 18 बार। अब फिर से इनको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर ये डिवाइड हुआ आपका 2 से। 9 डिवाइड नहीं होगा, जैसा का तैसा लिख दिया। ये 15 लिख दिया, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, 2 से नहीं, पहले ऐसी संख्या ले लेते हैं जिनसे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले ले ली हमने 3, 3 से ये डिवाइड हो गया 3 बार, ये डिवाइड हो गया 5 बार और ये डिवाइड हो गया 6 बार। अब फिर से ले लेते हैं हम 3 से ये डिवाइड हो गया 1 बार, ये 5 जैसा का तैसा रहा और ये डिवाइड हो गया आपका 2 बार। LCM क्या निकल के आ जाएगा, LCM हो जाएगा आपका इनका 2, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 और 3 9, 9 इंटू 2 बराबर होता है 18। 18 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 इंटू 2 से। 5 इंटू 2 बराबर होता है 10। तो LCM कितना निकल के आ जाएगा 180। ये किस में निकल के आया है, ये निकल के आया है सेकंड में। आंसर हमें दिए हैं मिनट में। तो 180 सेकंड को मिनट में बनाने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे। 6 से 0 कैंसिल किया, 6 से 18 कैंसिल हुआ 3 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 मिनट बाद वो शुरुआती बिंदु पर फिर से वापस मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पुरुष 9 घंटे में 61 किलोमीटर की 61 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि उसने आंशिक दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से
साइकिल पर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल यात्रा की तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या होगी। चलिए निकाल लेते हैं पैदल तय की गई दूरी क्या होगी। कैसे निकालेंगे इसको, मान ली हमने कि उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी है x, पैदल तय की गई दूरी कितनी है x पैदल का जो आपका स्पीड दिया है वो दिया है 4, प्लस टोटल दूरी कितनी है 61, तो बची कितनी 61 में से x को माइनस कर दिया है, ये उसने तय की साइकिल से, मतलब 9 से, और टोटल उसको वक्त लगा 9 घंटे का। ये क्या है, x आपका दूरी है और नीचे जो वैल्यू दी है ये दी है आपकी गति की। तो दूरी और गति का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, समय के। तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 9 का इनका दोनों का जो आपके पास एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 36 दोनों का रेशियो हो गया। ये यहाँ पर इक्वल किसके हैं, 9 के हैं। 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 9x, यहाँ पर प्लस साइन आ गया। 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 4 इंटू 61 की वैल्यू क्या हो जाएगी 244, माइनस साइन ये यहाँ का यहाँ रख देंगे हम, और 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x। इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4x। अब 9x में से 4x को माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5x प्लस 244 बराबर कितना हो गया ये 36। यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 36। 9 इंटू 36 को आप क्या भी लिख सकते हैं, इसको 324 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 5x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 324 माइनस के 244, तो इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। 5x की वैल्यू क्या आ गई 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/5 यानी कि 16। x क्या स्पीड थी, x क्या दूरी थी जो साइकिल द्वारा तय करी गई थी, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे द्वारा तय करी गई थी। तो वो क्या हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर उसने किससे तय करी, उसने पैदल यात्रा तय की। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया है अगले क्वेश्चन में कि एक पुरुष मुंबई से प्रारंभ करता है और 25 घंटों में पुणे पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो दोनों स्थानों के बीच दूरी ज्ञात करें। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 8 और टाइम कितना दिया है 25। जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर इनके हो जाएगा, और 25 इंटू 8 बराबर क्या होता है 200। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 5:12 के अनुपात वाली दो संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे नया अनुपात 3:4 हो जाए। किसमें जोड़ना है हमें 5 और किसमें जोड़ना है, यहाँ पर हमें 5:12 में जोड़ना है। किसमें 5:12 में जोड़ना है, संख्या क्या बनानी है 3:4। पहले डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों जगह डिफरेंस सेम नहीं है। पहले में डिफरेंस 2 का दिया है, यहाँ डिफरेंस 8 का दिया है, तो क्या संख्या निकल के आएगी वो, तो डिफरेंस पहले सेम करते हैं। इनमें डिफरेंस दिया है 1 का और यहाँ डिफरेंस दिया है 7 का। 1 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, तो ये संख्या क्या आ जाएंगी आपकी 5 और 12। इसी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 3 21 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा इनके बीच में दोनों जगह डिफरेंस कितने का निकल के आ जाएगा 16। 16 क्या ऑप्शन में दिया है 16, यहाँ हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी ऐसी जो जोड़ी जानी चाहिए, तो वो थी आपकी 16। तो 16 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि मैं अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हूँ। कितना बड़ा हूँ 3 गुना बड़ा हूँ। 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र से 2.5 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा। कितना बड़ा हो जाऊंगा 2.5 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पर उसकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर हम उसकी निकालते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है कि 2.5 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा। आप इंग्लिश के हिसाब से देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है कि I shall be 2.5
एज ओल्ड एज माई सन, मतलब कि मैं अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो ये क्या दिया है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी बड़ी है, 3 गुना। तो फादर की आयु यहाँ पर कितनी बड़ी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको और आगे देखते हैं, और आगे क्या होगा यहाँ पर। चलिए, अब दिया है कि 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो 5 वर्ष बाद यानी कि फादर की एज में कितना ऐड करेंगे हम, 5 ऐड करेंगे। और सन की भी ऐड कितनी हो, सन की भी आयु में कितना ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। और ये इसका कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। तो 2.5 गुने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या हो गया, फादर प्लस 5 बराबर कितना हो गया, ये 2.5s प्लस 2.5 इंटू 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12.5। ये वैल्यू आ गई। तो फादर माइनस के ये सन वाली एज हम इधर ले आएंगे तो 2.5s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7.5। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7.5। अब f की वैल्यू हमें यहाँ दी है बराबर किसके, 3s के, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 3s में से माइनस करेंगे 2.5s बराबर किसके हो जाएगा, 7.5 के। 3 में से 2.5 को माइनस किया, ये 2.5 है। 3 में से 2.5 को माइनस किया तो बचा कितना, 0.5s। 0.5s किसके बराबर हो जाएगा, 7.5 के। दोनों जगह एक अंक आगे दशमलव है, दोनों जगह हम कैंसिल कर देंगे। 5 से 75 कैंसिल कितनी बार होगा, 5 से 75 कैंसिल होगा 15 बार। तो सन की एज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और फादर की एज उसकी कितनी है, 3 गुनी। तो 15 इंटू 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 45 के। 15 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगा, 45 के, जो कि आपके ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 9 महीने के लिए 18% वार्षिक दर से 2400 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपली फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। 2400 रुपये पे कितने दर से निकालना है, 18% से, और कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड हम 12 से कर देंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो यहाँ 18 हो गया। और 9 इंटू 2 कितना हो जाता है, 18। 18 इंटू 18 की वैल्यू क्या होती है, 324। आंसर कितना निकल आएगा, 2400 रुपये पर 18% वार्षिक दर से 9 महीने के लिए जो ब्याज निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 324 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 बहनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है वो दिया है 1:2। अनुपात कितना दिया है, 1:2। और 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 1:3। 1:3 अनुपात था, कब था, ये 5 वर्ष पहले था। अब क्या दिया है, प्रेजेंट का कितना दिया है, 1:2। हमें किसका निकालना है, 10 वर्ष बाद का निकालना है। चलिए वो भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले इनके बीच में हम यहाँ पर अनुपात सेम करेंगे। किसके बीच में, इनके बीच में अनुपात सेम करेंगे। कैसे, इसका डिफरेंस लिया हमने यहाँ 1, इसका डिफरेंस लिया यहाँ पर 2 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जैसी की तैसी। 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो ये हो गया आपका 2:4। अब दोनों जगह डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। लेकिन हमें डिफरेंस कितने का दिया है, 5 साल का, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 5। और ये जो आपका रेशियो दिया है ये कब का दिया है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की एज कितनी निकल के आ जाएगी, 5 इंटू 2 बराबर 10 और 5 इंटू 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 20। हमें कब का पूछा है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद का। तो 10 इसमें जोड़ देंगे और 10 इसमें जोड़ देंगे। ये 10 और 10 ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। दोनों जगह जीरो को कैंसिल कर दीजिए तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2:3। रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 2:3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया है, 450 रुपये, परंतु कारखाना इसकी स्वीकृति वितरक को 390 रुपये प्रति घड़ी की से आपूर्ति करता है। प्रत्येक घड़ी पर स्वीकृत की गई छूट क्या है। प्रत्येक घड़ी पर जो छूट स्वीकृत की गई है वो छूट कैसे निकालेंगे हम, क्या छूट दी गई है वो देखते हैं हम। उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया है, 450 रुपये।
और बेच कितने में सकता है, वो उसको 390 रुपये में। तो डिफरेंस कितने का दिया है, यहाँ से डिफरेंस दिया है आपको 60 रुपये का, 60 आपके दिया है ऑप्शन नंबर इसमें। तो पहले तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि छूट कितने की मिली। अब 60 रुपये की छूट मिली है, कितने पे मिली है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या है आपका 450 रुपये। तो 60 का परसेंटेज निकाल लेंगे, 450 से ये कितना निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, 3 से ये कैंसिल हुआ आपका 15 बार, 5 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 20 बार। तो 20 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 40। 40/3 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 3 से 13 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 1 क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, यानी कि एक शेष बचेगा। तो जो परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 13 सही 1/3, और रुपयों में वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 60 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला कि 28% किसका 0.4 का प्लस 0.20 का 48% बराबर किसका होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 0.4 का कितना निकालना है 28%, हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, प्लस किसका निकालना है 0.20 का कितना निकालना है 48%, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने 100 से। ये देखेंगे हम बाद में 100 डिवाइड करेंगे, पहले 4 का 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका 112 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 48 × 2 कितना होता है 96, डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा आपका एक अंक छोड़ के, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 9.6 डिवाइड बाय 100। जब दोनों जगह 100 को, चलिए पहले इनको जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20.8। 20.8 को आप 100 से डिवाइड करिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 अंक आगे और खिसक के कहाँ पर आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.208। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि सचिन 10 वर्ष पूर्व की अजय की आयु का 2 गुना है। क्या दिया है, सचिन 10 वर्ष पूर्व की अजय की आयु का 2 गुना है। तो सचिन 10 वर्ष पूर्व अजय की 10 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना है, ये लिख दिया। यदि 10 वर्ष पश्चात सचिन 40 का हो गया, 10 वर्ष पश्चात सचिन में अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो ये 40 का हो जाएगा, तो सचिन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 10 को इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ जाएगी 30। हमें किसकी एज निकालनी है, अजय की एज निकालनी है। तो इस इक्वेशन में हम इसको रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 - 10, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a - 10। 30 - 10 कितना हो जाएगा 20, 20 और ये 2 हमने यहाँ लिख लिया, ये हो गया a - 10, 2 से इसको कैंसिल किया, ये आया 10, 10 बराबर किसके हो गया a - 10 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 + 10, ये 10 आपका इधर मूव हो जाएगा, तो 10 + 10 बराबर कितना हो जाता है 20। तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर अजय की एज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समूह में 450 लोग ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी बोल सकते हैं या फिर हिंदी बोल सकते हैं। 250 केवल हिंदी बोल सकते हैं, 150 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 450, हिंदी केवल कितने बोल सकते हैं 200, यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 450 बोल सकते हैं, हिंदी कितने बोल सकते हैं 250, और 150 जो हैं वो क्या बोल सकते हैं आपके इंग्लिश। तो कितने लोग दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, टोटल दोनों भाषाओं को बोलने वाले हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितने लोग हैं हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 450 टोटल हैं। इनमें से ये सिंगल भाषा बोल सकते हैं, तो सिंगल भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी सिंगल भाषा बोलने वालों की संख्या जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 400।
तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास 50। 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, वो या तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 विद्यार्थियों के एक समूह में कितने विद्यार्थी हैं? 25 हैं। उनके समूह में 12 ने मार्केटिंग विशेषज्ञता ली है। टोटल कितने हैं? टोटल हैं 25, जिसमें से मार्केटिंग की विशेषज्ञता कितने ने ली है? 12 ने। 9 ने क्या लिया है? ऑपरेशन को लिया है। ऑपरेशन को कितने ने लिया है? 9 ने। और 8 ने इनमें से कोई भी नहीं लिया है। तो पहले तो हम टोटल में से 8 को माइनस कर देते हैं। टोटल में से 8 को माइनस करने पर 25 माइनस 8 बराबर आपके पास कितना बचा? 25 में से 8 को माइनस किया तो आपके पास बचा 17। अब ये 17 लोग ऐसे हैं जिनमें से मार्केटिंग की विशेषज्ञता ली है 12 लोगों ने, और इन्हीं 17 लोगों में से 9 लोगों ने क्या लिया है? ऑपरेशन को लिया है। टोटल कितने हो जाएंगे? 12 और 9, 12 और 9 कितने होते हैं आपके? ये होते हैं 21। 12 9 कितने होते हैं? 21। 21 इन दोनों को मिला के होते हैं, लेकिन सदस्य कितने थे? बचे हुए थे वो 17 थे। तो 17 को इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितने बचे आपके पास? 4 बचे। 4 लोग ऐसे हैं वो इधर भी ऐड हैं और वो इधर भी ऐड हैं। तो चार कॉमन लोग हैं जिन्होंने मार्केटिंग की और ऑपरेशन की दोनों को लिया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि ए बी एक कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिनों में करते हैं। ए कितने दिनों में करता है? ए करता है 25 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपके पास 100। 25 से 100 को डिवाइड किया 4 बार, 20 से 100 को डिवाइड किया 5 बार। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई अलग अलग। अब वे एक साथ कार्य करते हैं पर कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, फिर बचे हुए काम को बी 11 दिनों में पूरा करता है। तो दिनों की संख्या जिनके पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। अब ए और बी दोनों ने कितने दिन काम किया? ए और बी दोनों काम कितना करते हैं मिलके? 9। 4 और 5 कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। 9 का काम किया उन्होंने x दिन। फिर अकेले बी ने काम लिया। अकेले बी की एफिशिएंसी क्या है? 5 है। अकेले बी ने कितने दिनों में कार्य को पूरा किया? 11 दिनों में। टोटल कार्य कितना था? 100 था। टोटल कार्य कितना था? 100 था। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 9x, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 55। ये बराबर किसके हो जाएगा? 100 के। तो 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 माइनस के 55 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 45। 45 बराबर किसकी है? 9x के। 9 से इसको कैंसिल किया 5 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 5। ए और बी दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। उसके बाद ए छोड़ के चला गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिकोण की जो भुजाएं हैं 2:3:4 के अनुपात में है और इसका परिमाप कितना दिया है? 100 दिया है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई निकालना है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। और अनुपात में क्या होता है? आपका कोई भी एक कॉमन संख्या का मल्टीप्लाई होता है। तो वो कॉमन संख्या हमने कौन सी मान ली? x। ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर किसके हो जाएगा? 100 के। टोटल मिला के कितना हुआ? 4 और 3 7 और ये 9x बराबर कितना हो गया आपका? 100 के। हमें किसकी संख्या, किस भुजा की लंबाई की संख्या निकालनी है? यहाँ पर हमें निकालनी है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें सबसे लंबी भुजा की। सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 4x है। तो 4x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 9x इंटू 4x। चलिए इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। 9x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/9 यही हो जाएगी। तो हमें किसकी निकालनी है? 4x की। तो 4 का क्या कर देंगे? यहाँ पर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। ये कितनी हो जाएगी आपकी? ऊपर 400। 400 को आप डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से 4 बार डिवाइड किया 36। फिर से कह रही है 4 आया आपका, फिर से 4 बार डिवाइड होगा। तो यही सीरीज चलती रहेगी। 44.44 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चीनू मीनू से 9 वर्ष छोटा है। चीनू और मीनू में अंतर क्या है? 9 वर्ष का है। चीनू क्या है? छोटा है। तो क्या हो जाएगा? मीनू माइनस चीनू बराबर कितने का अंतर है? 9 का। यदि चीनू और मीनू की आयु का अनुपात कितना है? 7:8। चीनू की आयु कितनी है? 7 अनुपात में है। मीनू की आयु कितनी है? 8 अनुपात में है। इनका अनुपात में अंतर कितना है? 1 का। 1 नहीं है, वो नंबर में अंतर कितना है? 9 का है। हमको किसकी आयु निकालनी है? मीनू की। मीनू का अनुपात कितना दिया है? 8। और इसका जो फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, वो कितना आ जाएगा आपका? 9, क्योंकि 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 9 के। तो 8 × 9 कितना हो जाता है यहाँ पर? 72। 72 क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक महीने के दौरान मंजुला ने 675 रुपये प्रत्येक की 3 पुस्तकें खरीदी और 130 रुपये प्रत्येक की 7 लेखन सामग्री खरीदी। उसने फिर पुस्तकों को 750 रुपये में प्रत्येक पर बेच दिया और लेखन सामग्री किट को 160 रुपये प्रत्येक पर बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ? अब वो पुस्तकें कितनी खरीद रहा है? वो 3 खरीद रही, पुस्तकें कितनी खरीद रही है? 3 खरीद रही है। चलिए पहले पुस्तक उसने कितने में खरीदी? 675 में खरीदी। बेची कितने में है? उसने 750 रुपये में। तो अंतर कितने का आया यहाँ पर? अंतर कितने का आया है आपका? अंतर यहाँ पर आया है 25 इसमें से और 50 इसमें से बचे, तो अंतर आया आपका 75 का। 750 में से आप 75 माइनस करिए तो आपके पास अंतर कितना आएगा? 75 का। 75 रुपए का फायदा कितनी बुकों पे मिल रहा है? 3 बुक पे, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब ये लेखन सामग्री वो 130 की खरीद रहा था, 160 की बेच रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर? 30 का। 30 का अंतर कितने पे आ रहा है? 7 पे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका? यहाँ पर टोटल फायदा उसको कितने का हो रहा है? 225 रुपये का। इस जगह टोटल फायदा उसको कितना हो रहा है? 210 रुपये का। कुल मिला के उसको फायदा 225 प्लस 210 का हुआ, मतलब कि 435 रुपये का उसको कुल फायदा हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दी है? 8 दी है। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दी है? 8। तो 3 लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी? A + B + C/3 क्या हो जाएगी? 8। तो टोटल क्या हो जाएगा इनका? A + B + C क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 × 3 मतलब 24। टोटल क्या हो गया? 24। अब 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 3, 4 और 5। तो 4 वर्ष पश्चात आयु अनुपात क्या हो जाएगा? A + 4, B + 4 और C + 4 का अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 3, 4 और 5। इस तरीके से अनुपात आ जाएगा। अब क्या दिया है? सबसे छोटे लड़के की वर्तमान आयु, मतलब हमको किसकी निकालनी है? सबसे छोटा अनुपात किसका है? 3 का। तो मतलब ये सबसे छोटा ही होगा, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए। तो इसका अनुपात यहाँ पर हमको निकालना है। इसका अनुपात इसकी एज निकालनी है। एज इसकी हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। हमको ए निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए को दोनों जगह कॉमन ले लेंगे। पहले ले लेते हैं हम बी और ए का रेशियो। तो बी और ए का क्या हो जाएगा? B + 4 माइनस के A + 4, ये ले लिया हमने इनका रेशियो। प्लस क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे C + 4 और किसको कर देंगे? इसका रेशियो ले लेंगे C + 4 का और A + 4 का। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा? ये B + 4 का रेशियो कितना दिया है? 4 दिया है। A + 4 का रेशियो कितना दिया है? 3 दिया है। इसी तरीके से इधर C + 4 का रेशियो क्या दिया है? 5 दिया है। और नीचे A + 4 का रेशियो क्या दिया है? 3 दिया है। तो यहाँ पर हमें अगर ये दोनों जगह नीचे फैक्टर सेम है तो ऊपर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ऊपर वैल्यू हो जाएगी आपकी ये B + 4 + C + 4 डिवाइड किससे कर देंगे हम? A + 4 से। ये बराबर किसके हो जाएगा? 3 दोनों जगह कॉमन है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/3। तो 9/3 की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 3। इधर B और C हमने यहाँ पर ले लिए तो B ये क्या हो जाएगा? B + C प्लस कितना है? 8 है
प्लस 8 हमने ले लिया, ये बराबर किसके हो गया, इस 3 का मल्टीप्लाई a प्लस 4 में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 नहीं होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी होगा तो ये 3a प्लस क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आपका इधर चला जाएगा तो 3a प्लस 4 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब b प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 में से क्या कर देंगे हम माइनस a को कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे 24 में से a को माइनस किया, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसकी वैल्यू के, ये कितना है 3a प्लस 4 है। तो a अगर इधर जाएगा तो a इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4a हो गई। ये 24 में से 4 को क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये है इधर प्लस में तो इधर ट्रांसफर होगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 20 आ गया। तो 4 से 20 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार, 4 से 20 कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गई 5 साल। छोटा लड़का कौन सा था, a था, हमने उसी को लेके सॉल्व किया था तो उसकी एज यहाँ पर क्या आ गई, सीधी सीधी 5 साल आपकी एज यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 संख्याएं दी हैं 9, 19, 10, x और 5 जिनका औसत कितना दिया है 50 दिया है। कितनी संख्याएं दी हैं, 9 दी है, 19 दी है, 10 दी है, x दी है और 5 दी है। ये कितनी संख्याएं हैं 5 हैं, इनका औसत कितना है 50 है। तो टोटल करने पर ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी 9, 19, 10 और 5 मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 43 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा 5 इंटू 50, मतलब 50 इंटू 5 कर दिया, ये कितना हो गया 250 के, किसके बराबर हो गया 250 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 माइनस के 43, 250 में से 43 माइनस करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 207, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 207, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि रवि दिए गए पृष्ठों को 2 घंटे में टाइप कर सकता है जबकि रमेश समान संख्या के पृष्ठों को 3 घंटे में टाइप करने का 3 घंटे में टाइप कर सकता है। यदि रमेश और रवि को कार्य दिया जाता है जिसमें पृष्ठों की संख्या दोगुनी है तो कितने घंटों में दोनों एक साथ कार्य समाप्त करेंगे। अच्छा पहले किसका ले लिया हमने, रवि का ले लिया। रवि कितने घंटे में कर रहा है 2 घंटे में, और रमेश उसी को कितने घंटे में कर रहा है 3 घंटे में। तो टोटल वर्क निकाल लिया यहाँ से 6 टोटल वर्क आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। अब क्या दिया है कि यदि दोनों को कार्य दिया जाता है जिसमें पृष्ठों की संख्या दोगुनी कर दी जाती है। पहले कितने पृष्ठ थे 6 थे, अब संख्या कितनी कर दी दोगुनी यानी कि 12 कर दिए। तो दोनों कितने देर में इस कार्य को समाप्त करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 हो गई, 5 से 12 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 सही 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 को हम उसमें चेंज करेंगे घंटे में, तो घंटे में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल कर दिया 12 बार, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 घंटे और 12 इंटू 2 बराबर कितना होता है 24 मिनट। आंसर आ जाएगा इसका 2 घंटे 24 मिनट, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि y का x% 100 है और z का y% 150 है तो x और z के बीच में संबंध क्या होगा। क्या दिया है y का x% यानी कि x/100 कितना है 100 है, और z का y% बराबर कितना दिया है 150 बटे में क्या दिया है 100 दिया है। तो दोनों जगह हमको किसकी वैल्यू सेम करनी है y की, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10,000 बटे x, यहाँ से क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। ये बराबर किसके हो जाएगी इधर वाले y की वैल्यू की, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 इंटू 100 मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा z। 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 5 से ये कैंसिल हो गया 2 बार और 5 से कैंसिल हो गया 3 बार, तो 2/x बराबर क्या हो जाएगा 3/z। ये बराबर किसके हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2z बराबर किसके हो जाएगा 3x के, 2z बराबर किसके हो जाएगा 3x के,
3x के, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि आमिर ने 1 रुपए में 6 चॉकलेट खरीदी। तो उसने कितनी 6 चॉकलेट कितने में खरीदी, 1 रुपए में। तो 1 चॉकलेट का मूल्य यहाँ से कितना आ गया, 1/6। ये सिंपली कर दिया। अब आमिर को प्रत्येक चॉकलेट कितने मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। अच्छा, 100% की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी दी है, 1/6 दी है। हमको क्या निकालना है, 20% लाभ। तो 20% लाभ मतलब 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 इंटू 120, और ये 100 का क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दिया, 6 से किसको कैंसिल कर दिया, इसको 2 बार कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 5 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/5। तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना निकल के आ गया, एक चॉकलेट का 1/6, और एसपी कितना निकल के आ जाएगा, 1/5। मतलब कि 5 चॉकलेट कितने में बेचेगा वो, 1 रुपए में बेचेगा। कितने में, 5 चॉकलेट 1 रुपए में बेचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपए का 1/5। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ऊपर वाले पते के ठीक समान पता इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऊपर वाले पते के ठीक समान पता इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो देख लेते हैं। आपके यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही मिला लेते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, चलिए पहली लाइन दोनों जगह सेम दी है, दूसरी लाइन दोनों जगह सेम दी है, तीसरी लाइन में यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ क्या दिया है, VEN, और यहाँ दिया है WEN, तो ये ही क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पर मैचिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, और कितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे नंबर हमने जोड़े, सारे नंबर जोड़ने पर कितना आया, यहाँ पर 212। 212 को नंबर कितने हैं टोटल, 6 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, कितना आया, 312। गलती से वो मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या है, ये 312 है। 312 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से 30 डिवाइड हुआ 5 बार, एक यहाँ पर कैरी बचा, तो 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर जो औसत आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 52। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर इस क्रम में कौन सा गलत संख्या लिखी है। तो आप देखिए झट से पकड़ लेंगे, ये 5060, ये 5060, ये भी 5060, यहाँ गलत दिया है, ये दिया है 5090। तो जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3375 का जो स्क्वायर रूट या वो सॉरी यहाँ पर घनमूल इसका दिया है, क्या दिया है यहाँ पर कि 3375 का जो घनमूल है वो क्या दिया है, 5 इंटू किसी एक नंबर के घनमूल के बराबर। तो 3375 किसका घनमूल होता है, चलिए वो देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये 3375 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 5 का ये बराबर किसके दिया है, 5 इंटू किसी एक नंबर के घनमूल के। तो 5 का जब हम घन करेंगे तो 5 का घन हमने इसके अंदर लिख दिया, ये किसके बराबर हो गया, 125 के। और ये संख्या क्या हो गई, एक ए बराबर इसके हो गई। इस तरीके से हम इस संख्या को लिख सकते हैं। तो ये संख्या की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3375/125। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 से ये कैंसिल हुआ 675 बार। कितनी बार कैंसिल हुआ, 675 बार। 5 से ये कैंसिल हुआ 25 बार। 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा आपका 27 बार। चाहे तो आप 5 से कैंसिल कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट 25 से कर लीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 27। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 336। दो संख्याएं हमने मान ली a इंटू बी, इनका गुणनफल कितना दिया है, 336 दिया है। अब उनका भागफल कितना दिया है, 7:3। भागफल मतलब संख्या मान ली हमने a बड़ी वाली और b मान ली हमने
इस तरीके से ये, तो इनका भागफल कितना दिया है 7:3, मतलब ए का अनुपात सीधा सीधा यहाँ पर 7 है, बी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम 7x मानते हैं और बी की वैल्यू हम यहाँ पर अगर मानते हैं 3x, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होना चाहिए 336 के। चलिए पहले 7 से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये होगा 1 और 2 बार डिवाइड, 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 से ये डिवाइड होगा 1 और 6 बार। x 2 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हमें पूछा है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या थी 7x थी, तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 4, 7 × 4 बराबर किसके हो जाता है 28 के, 7 × 4 किसके बराबर हो जाता है 28 के बराबर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले दोनों नंबर का, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, बराबर किसके दिया है ये 1 के बराबर दिया है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये संख्या जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो वो भी वही की वही रहेगी। तो चलिए ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ऊपर वाली संख्या क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या आया 6, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 2x। अब माइनस साइन ले लिया, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -3x, और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर -x²। ये बराबर किसके हो जाएगा, नीचे वाली संख्या के, क्योंकि इनका जो डिवीजन है वो क्या है 1 है। नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया 4 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई x में किया x हुआ, माइनस क्या हो गया x का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ ये -x का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा -x²। दोनों जगह -x² है, इक्वल के इधर और इधर, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इधर वैल्यू क्या बची, इधर वैल्यू बची 6, 3x में से 2x को माइनस कर देंगे, 3x बड़ा है माइनस का है तो वैल्यू किस में बचेगी माइनस में, बराबर किसके हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी 4, माइनस के 4x में से प्लस के x को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इसमें यहाँ आ जाएगा माइनस में 3x, किस में आ जाएगा माइनस में 3x। माइनस की वैल्यू इधर बड़ी है तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 3x में से इस x को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इधर 2x, ये इधर 4 है 6 इधर माइनस में आ जाएगा तो 2x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी -2, 2 से 2 को कैंसिल किया तो x की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ गई -1। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एंगल ए दिया है आपको 110, एंगल ए, ये एंगल दिया है 110, एंगल सी दिया है 130, एंगल सी कितना दिया है 130 दिया है। ये इस तरीके से, इसको हम दोबारा थोड़ा चौड़ा करके यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। ये एंगल कितना दिया है 130 दिया है, ये एंगल कितना दिया है 110 दिया है, ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है ये 110 दिया है। ये हमने इन दोनों लाइनों के पैरेलल लाइन खींच दी। अगर अब हमें इसमें क्या निकालना है, एंगल AEC, ए कौन सा है ये है, ई कहाँ है यहाँ, और सी कहाँ है यहाँ, हमें कौन सा एंगल निकालना है ये वाला। ये लाइन किसके पैरेलल खींच दी हमने, इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल। अगर ये लाइन 110 की है, सॉरी ये एंगल 110 का है तो ये एंगल कितने का होना चाहिए 180 - 110 मतलब कि 70 डिग्री का। ये एंगल अगर 130 का है तो ये एंगल 180 - 130 मतलब कि 50 का होना चाहिए। तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए आपका 70 + 50 यानी कि 120 का। ये बीच वाला एंगल कितना निकल के आ जाएगा आपका 120। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि दिए गए चित्र में AO वृत्त केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। यदि DOB 140 है तो ACD क्या होगा। चलिए ये निकालते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ करके बताएंगे आपको क्योंकि छोटे में यहाँ पर समझ में नहीं आ पाएगा। ये इस तरीके से हमने एक सर्कल बना लिया,
किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ये यहाँ सेंटर है, सेंटर का ये सेंटर से हमने ले लिया ये एक व्यास, ये लाइन इस तरीके से ले ली, ये लाइन इस तरीके से ले ली, इस सेंटर पे मैच हो रही है, ये यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ये है आपका C, ये है A, ये है B और ये है O और ये है D। अब एंगल कौन सा दिया है, DOB दिया है, DOB यानी कि ये वाला एंगल दिया है। ये एंगल कितने का दिया है, 140 का दिया है। कितने का दिया है ये एंगल, 140 का दिया है। ये पूरी लाइन आपकी कितने की होगी, 180 की। तो 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये एंगल कितने का बचेगा, 40 का। एंगल कितने का बचेगा, यहाँ पर ये 40 का ये एंगल बचेगा। अब हमको कौन सा निकालना है, एंगल ACD, यानी कि हमको निकालना है एंगल ये वाला। अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन, तो देखिए ये एंगल कहाँ पर बन रहा है इस लाइन से, ये एंगल बन रहा है आपका सेंटर पे। और ये एंगल कहाँ पर बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका इस सर्कल की परिधि पे, इस वृत्त की परिधि पे। तो वृत्त की परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा सेंटर पर बनने वाले कोण के आधा होता है। तो ये एंगल कितने का बन जाएगा आपका, 40/2 यानी कि 20 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, 20 डिग्री। ये दोनों का कॉमन बेस है, कॉमन बेस से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, दोगुना हो जाएगा आपके इसकी परिधि पर बने एंगल के। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन साइंस का है। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो कोशिका में नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये नाभिक का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आविष्कार कब किया था नाभिक का, 1831 में। कोशिका में नाभिक का आविष्कार कब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंकाल इसमें पूरी तरह उपास्थि का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। किस में बना होता है, तो वो बना होता है आपका सार्क में। सार्क में जो पूरा कंकाल बना होता है वो कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि जमा की गई धनराशि 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के समापन पर 2601 रुपये हो गई। तो जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, जमा की गई धनराशि ज्ञात करना है। तो एक तो सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट कितना हो गया, 2601। राशि कितनी थी, P थी, और यहाँ पर क्या था, ये क्या हो जाएगा 1 + R। रेट कितना था, 2 था। ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना हो जाएगा अपॉन में 100। और समय की कब की बात करी गई है, 2 वर्ष की। तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 2। 2601 बराबर किसके हो जाएगा, P। 2 से इसको कैंसिल करा हमने, 50 बार 50 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 51/50 का होल स्क्वायर। P ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया, 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601। तो 2601 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी कि 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 51 का स्क्वायर हो जाता है 2601। ये बराबर किसके हो जाएगा, P के। 2601 से 2601 को कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया आपका 2500। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका 2500। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 8 -3 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल -12 के बराबर हो जाए। तो -8 की पावर -3 में किस संख्या का गुणा किया जाए, तो वो संख्या मान ली हमने x, वो बराबर किसके हो जाए, -12 के। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -12 इसकी घात क्या दी है हमको, -3। तो दोनों की घात हम कॉमन लिख सकते हैं। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, 4 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, 4 से इसको कैंसिल कर दिया 2 बार। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 की घात -3। जब माइनस की घात को प्लस में चेंज करेंगे तो इनको 1/, में लिख देंगे। तो 1/, में लिखने पर ये वैल्यू हो जाएंगी एकदम अपोजिट हो जाएंगी। तो 2/3 हमने लिख लिया।
2/3 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 3, तो 2 की घात 3 क्या होती है 8, और 3 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है 27। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि भूमि के एक आयताकार टुकड़े की माप कितनी दी है, 60 मीटर इंटू 35 मीटर दी है। अब इसके चारों कोनों से 7 मीटर त्रिज्याओं वाले चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। मतलब कि इस तरीके से ये आयत दिया है, ये दिया है आपका 60 और ये दिया है आपका 65। अब दोनों जगह से ये 7 इधर से लिया, 7 इधर से लिया, इधर से काट लिया, ये 7 इधर से लिया, इधर से लिया, ये काट लिया। इसी तरीके से यहाँ से ये एरिया काट लिया और ये एरिया भी यहाँ से काट लिया। अब 4 एरिया इस तरीके से कटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिज्या वाला एक वृत्त बन जाएगा। हमें क्या पूछा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूरे का क्षेत्रफल आयत का क्या हो जाएगा 35 × 60, पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2100। अब इन वृत्त का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πr²। पाई कितना है 22/7, आर कितना है यहाँ पर 7 ही है, तो 7 से 7 को कैंसिल किया तो 22 × 7 बराबर कितना हो गया 154। टोटल कितना था 2100 में से 154 हमने काट लिया तो बचा कितना, बचा 1946। बचा कितना 1946, मतलब यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 2m + 3n का स्क्वायर प्लस के 2m - 3n का स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या दिया है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ। चलिए इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। यहाँ क्या हो जाएगा ये a² + b² माइनस के 2ab। तो प्लस 2ab से माइनस 2ab यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a² + b²। दोनों 2 बार लिखे हैं तो a को हमने क्या माना था 2m माना था, तो a को क्या लिख देंगे 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m² प्लस के b को क्या माना था 3n माना था, तो 3n क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर हो जाएगा 9n²। तो ये क्या हो जाएगा 4m² + 3n²। ये कौन से में दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर है, पैरेललोग्राम है। इस तरीके से ये चतुर्भुज हमने बना लिया। अब इसमें क्या दिया है कि एंगल D दिया है हमें 75। ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल ABC और ये D है। एंगल D कितना दिया है 75 दिया है। तो AB को एंगल E तक बढ़ाया गया है। इस लाइन को ऐसे E तक बढ़ा दिया गया। तो CBE ज्ञात करना है। ये एंगल हमको ज्ञात करना है। ये एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये एंगल 75 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 75, और ये टोटल इस पे एंगल कितना होता है इस लाइन पे 180। 180 में से 75 आप माइनस कर देंगे, एंगल कितना बच जाएगा 105 डिग्री का। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक चतुर्भुज का एक कोण कितना दिया है आपका 117 और शेष 3 कोण समान है। तो वो 3 कोण अगर हम a मान लेंगे तो 3a + 117 टोटल चतुर्भुज के चारों कोणों का माप क्या होता है 360 डिग्री। इसके बराबर हो जाएगा। हमें निकालना है समान कोणों की माप, मतलब हमें निकालना है एंगल a। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस के 117। 360 में से 117 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, यहाँ पर आंसर आया आपका 243। आंसर कितना आया 243। तो 3a बराबर किसके हो गया 243 के। 3 से इसको कैंसिल कर दिया, ये हुआ 8 और 1 बार। तो a की जो माप आया वो कितना हो गया 81 डिग्री। a का माप कितना हो गया यहाँ पर 81 डिग्री। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ये फैक्टर दिया है 9x की घात 7 माइनस के 4x की घात 6 प्लस के 2x की घात 4 माइनस के 3x की घात 3 को यदि 6x² से विभाजित किया जाता है। किससे विभाजित करते हैं 6x² से, तो x² का गुणांक क्या होगा। अच्छा x² का गुणांक कैसे निकालेंगे, x² बचेगा कब, x² जब बचेगा जब किसी घात में से
घातों का अंतर जो होगा 2 आएगा। अगर x की घात 7 में से x की घात 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगी, x की घात 5 बचेगी। x की घात 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो x की घात 4 बचेगी। x की घात 4 में से x की घात 2 को माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, x की घात 2। मतलब हमें x की घात 2 का गुणांक करना है तो हमें किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 2x की घात 4 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 6x की घात 2 का। 2 का इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपका x की घात 2। तो ये कितना बच जाएगा, x की घात 2 का फैक्टर बच जाएगा आपके पास 1/3। कितना बच जाएगा, 1/3। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी ने चावल 25 रुपये प्रति ग्राम मूल्य पर खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 300 किलोग्राम चावल खरीदा, कितने रुपए पे, 1 किलो की कीमत क्या है, 25 रुपये। तो CP क्या हो जाएगा आपका, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, 25 रुपये। लाभ कितना ज्ञात करना है, 5% का, तो 5% को अगर जोड़ देंगे हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 105 की। तो 105 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/100 इंटू 105। 25 से 100 को डिवाइड किया 4 बार और 105/4 की वैल्यू क्या होती है, 105/4 की वैल्यू निकल के आती है 26.25। कितनी वैल्यू निकल के आती है, 26.25, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक बेलनाकार पाइप की लंबाई कितनी है, 14 है। इसके बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः 15 और 12 हैं। तो पाइप को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु का उपयोग कीजिए। ये इस तरीके का पाइप है, यहाँ पर ये दी है इसकी मोटाई इस तरीके से, ये मोटाई दी है, ये ठोस है, इधर से बीच में से ये पाइप है खोखला। तो जो बाहरी मोटाई दी है वो दी है आपको 15 और जो अंदर की मोटाई दी है वो दी है 12। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई दी है 14। ऊंचाई कितनी दी है, 14 दी है। हमें क्या निकालना है, पाइप बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाहरी आयतन में से ये बाहर का कुल आयतन है उसमें से हम ये खोखले वाले का घटा देंगे तो हमें ये ठोस वाले का पता चल जाएगा। तो क्या कर देंगे, पाई आर, मतलब बाहर का जो आर है पाई आर स्क्वायर, एच में से हम अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो कॉमन ले लिया पाई और एच यहाँ पर हमने, तो ये बचा क्या, पाई। इसका सिंपल खोखले पाइप का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है पाई एच बाहर का रेडियस का स्क्वायर माइनस के अंदर की रेडियस का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। एच क्या दिया है, 14 दिया है। बाहर का रेडियस कितना दिया है आपको, 15 का स्क्वायर दिया है, 15 दिया है। अंदर का रेडियस दिया है 12, इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आई, इससे इसको कैंसिल किया 2 बार, 22 × 4 बराबर हो जाता है 44। 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 12 का स्क्वायर 144। तो 44 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या निकल के आया इनका 81। 44 का मल्टीप्लाई आप 81 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3564। आंसर क्या आ जाएगा, 3564। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है। तो परिक्रमण अवधि किसकी सबसे कम होगी, जो ग्रह सबसे पास होगा। तो सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध। इसकी परिक्रमण जो गति है, परिक्रमण अवधि है वो कितनी है, 88 दिन। कितनी है, 88 दिन है। मतलब ये सारे ग्रहों में सबसे तेज सूर्य के चक्कर लगा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैटरी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। बैटरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बैटरी का उपयोग किया जाता है विभवांतर बनाए रखने के लिए। बैटरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विभवांतर बनाए रखने के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से हमको विषम ज्ञात करना है। तो एक साथ झुंड, जालीदार पैर, सुव्यवस्थित शरीर और सफेद रुआ, ये किसका, इनमें से विषम कौन है। तो इनमें से जो विषम होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, वाइट फर, ये यहाँ पर विषम हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है। तो इत्र के निर्माण में जो प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाने वाला प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त जो उत्पाद है वो है आपका कोलतार। कौन सा है? कोलतार वो उत्पाद है जिससे इत्र को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है आभासी। कैसा बनता है? आभासी बनता है हमेशा। कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्रॉस हो गए, आभासी इन दो में दिया है। अब कैसा बनता है? प्रतिलोमित बनता है या ऊर्ध्वशीर्षी बनता है? तो समतल दर्पण में हम ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो वो प्रतिबिंब भी हमें सीधा ही दिखाई पड़ता है, मतलब वो बनता है ऊर्ध्वशीर्षी यानी कि इरेक्ट बनता है। जो प्रतिबिंब इमेज होती है वो कैसी बनती है? सीधी यानी कि इरेक्ट बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थि में क्या होता है जिसके कारण वो कठोर होती है, यानी कि बोन किस चीज की प्रेजेंस के कारण कठोर होती है। तो बोन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, जिसके कारण हड्डी कठोर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्रायः पेशियों ऊतक के जकड़न के रूप में होती है। ऐसा निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है? पेशियों में क्या होता है? पायरुवेट का ग्लूकोज में रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशी ऊतक में जकड़न होने लग जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस वस्तु की गति आवर्त गति के रूप में जानी जाती है। तो आवर्त गति हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं हम पेंडुलम के हिसाब से। पेंडुलम यानी कि दोलन के यानी कि लोलक के हिसाब से हम किसी भी वस्तु की आवर्त गति को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बड़ी गांठ वाली मिट्टी को इसके द्वारा मसल दिया जाता है। जो बहुत मोटे मोटे मिट्टी के टुकड़े रहते हैं उनको किसके द्वारा मसला जाता है? तो उनको समतल किया जाता है। क्या किया जाता है? समतल यानी कि लेवल किया जाता है। लेवल से बड़ी गांठ वाली मिट्टी को मसल दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है। 10 लड़कियों की ऊंचाई किस में? सेंटीमीटर में मापी गई है। तो यहाँ पर इनकी ये ऊंचाई दी है, इनमें से कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से ऊपर है। तो माध्य कैसे निकालेंगे? जो हाईएस्ट दिया है इसका 152 और लोएस्ट दिया है यानी कि 120, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 से कर देंगे तो हाईएस्ट कितना निकल के आ जाएगा आपका? ये हुआ आपका 272/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 136। कितना हो जाएगा? 136। 136 से ऊपर कितने दिए हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 और ये नहीं है यहाँ पर 135 नहीं है। कितने दिए हैं? 6 दिए हैं। तो 6 क्या हो जाएंगे? माध्य ऊंचाई से अधिक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पशु की कोशिका में तारकेंद्र यानी कि तारक का अभाव होता है तो निम्न कौन सा कार्य बाधित होता है? अगर किसी भी पशु में किसी भी एनिमल सेल में तार केंद्र यानी कि तारक काय का अगर अभाव होगा तो वहां पर प्रजनन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर ही क्या होता है? क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं जो बेसिकली किसके लिए डिपेंड करते हैं? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं। तो वो रिप्रोडक्शन का जो कार्य है वो ये तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति में बिल्कुल ही बाधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है?
तो वो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाती है? लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन, यानी कि संलयन की गुप्त ऊष्मा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि संबंधित फसल प्रजातियों के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? मतलब जो रिलेटेड क्रॉप स्पीसीज होती हैं उनके बीच में जो क्रॉस यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतर विशिष्ट संकरण। क्या कहलाता है? अंतर विशिष्ट संकरण, यानी कि इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा? इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि मनुष्य में शाखित कोशिकाओं का एक उदाहरण है। मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसकी शाखाएं निकली होती हैं? तो वो कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि शाखित कोशिकाओं का जो उदाहरण है वो है आपका न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के एग्ज़ाम पेपर यानी कि 13 सितंबर का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर था, सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर के पूरे सॉल्यूशन यहाँ पर थे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और अपनी अच्छी तैयारी के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए लाइट एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।